आप क्यों मायावती को लेकर इतना आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं? तो लोग कहते हैं कि बिना पैसे कोई मिल नहीं सकता है। तो अब बहुजन आंदोलन का गला उन्होंने घोटा, जो मैंने कहा सही कहा। 20 मई 2014 का दिन है। रामनाथ कोविंद जी अपना बायोडाटा लेके मेरे पास आए थे। देखने के अपने चश्मे होते हैं सर। जब 2019 में आपने छोड़ा तो अखबारों में हेडलाइन छपी कि बीजेपी ने टिकट देने से इनकार किया, इसलिए उदित राज ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। जिस दिन अंतिम नॉमिनेशन था उस दिन सुबह जाके डिक्लेयर किया। हम कहा मुझे पहले बता देते हो। यहाँ छोड़ के कौन सा मैं एमपी बन गया राज्यसभा का। क्या ये समझा जाए कि कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी 2027 की या आगे की राजनीति के मद्देनजर आपको एक टास्क दिया था? राजनीतिक दल जो है राजनीति नहीं करेगा, पॉलिटिक्स नहीं करेगा तो क्या करेगा? क्या आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में या देश की राजनीति में मायावती जी अभी भी रेलेवेंट हैं क्या? हिम्मत नहीं करता। बिहार का तो इनसे ज्यादा मिलिटेंट है। तो बिहार में कौन सा ये पहुंच गए थे, मुख्यमंत्री बन गए कि इनके वजह से दलितों में उत्थान हुआ? क्या उत्थान हुआ बताइए? सोती कौम को जगाई तो कौन सा ऐसा बिलियनर बन गए कि करोड़पति बन गए कि ठेकेदार बन गए? क्या मतलब है कि मीडिया हाउस खड़ा कर दिया? क्या कर दिया भाई? और दूसरे राज्यों से कौन सा ज्यादा कंपैरिजन किया जाए? बिहार का दलित तो बड़ा मिलिटेंट है। कौन मिलिटेंट आपने बना दिया? क्या कर दिया भाई? आपने बिहार के दलितों को मिलिटेंट? हाँ, उनमें मिलिटेंसी है। उसका वजह है वहाँ नक्सलिज्म का प्रभाव रहा है, इन लोगों का प्रभाव हो। शायद ऐसे जनरलाइज आप मैं देखा हूँ जब वहाँ पर हमला होता है, पिटते हैं तो प्रतिकार कर लेते हैं। नहीं तो आप एग्रेसिव कहना चाह रहे हैं शायद। मिलिटेंट अग्रेसिव यही होता है। मिलिटेंसी अग्रेसिव यही होता है। ये नहीं मिलिटेंट एक साधारण परिस्थिति में भी होता है कि आदमी मिलिटेंट है, लड़ता है। ये तो आम संबोधन है, उसमें क्या है? कोई बंदूक लेके थोड़ी वो घूम रहे हैं। लेकिन रायबरेली में जब राहुल गांधी मायावती के बारे में बोल रहे थे तब उन्होंने एक तरह से सर्टिफिकेट दे दिया ना कि अगर 2024 के चुनाव में बीएसपी और मायावती जी हमारे विपक्ष के साथ होती तो बीजेपी नहीं जीत पाती। 6% वोट, 4% वोट मायने तो रखता है। अब वो क्या है कि और घटता जा रहा है। उस समय इनके पास में मौका था, घटता जाता, इनका वोट भी बढ़ जाता और बीजेपी तो दिल्ली में सरकार भी न बना पाती। तो अब तो मौका चला गया, अब इनका वोट बैंक और घटेगा। मेरा सवाल ये है कि शशि थरूर को लेकर क्या बातचीत हो रही है? क्यों इतना अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं कांग्रेस में? वो अलग विकल्प की तलाश करने की बात कर रहे हैं। शशि थरूर जी को मैं सलाह दूंगा पूरे देश में घूम करके पे बैक करें कांग्रेस के लिए। अरे भैया, जिस पार्टी ने इतना दिया उसके लिए पूरे देश में घूम घूम करके मीटिंग करके पार्टी को मजबूत करो। लेकिन क्या आप यहाँ बैठकर हमारे मन से इस संभावना को खत्म कर रहे हैं आगे की कि मायावती के साथ कांग्रेस कोई गठबंधन नहीं करने जा रही है उत्तर प्रदेश या देश में कहीं भी? मैं लिख के दे सकता हूँ, इतनी डरा नेता कोई होगा नहीं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का प्रेशर है, हिम्मत बीजेपी के चंगुल से निकल नहीं सकती है। तो मतलब बसपा से कांग्रेस का गठबंधन नहीं होगा भविष्य में ना? अरे वो खुद ही नहीं करेंगे, कांग्रेस तो करेगी। वो नहीं करेंगी, वही नहीं करेंगी। नहीं, जो आपके दूसरे गठबंधन सहयोगी हैं उनमें तो इतनी हिम्मत है कि आपको चलने ही नहीं दिया जा रहा है कांग्रेस को। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव दबा कर बैठ गए हैं, महाराष्ट्र में शरद पवार दबा कर बैठ गए हैं, बिहार में तेजस्वी यादव दबा कर बैठ गए हैं। तो आपके दूसरे सहयोगी भी तो कोई बहुत न्याय आपके साथ करते नजर नहीं आ रहा है। जिसके साथ में कांग्रेस समझौता करती है वो मजबूत हो जाते हैं और बीजेपी जिसके साथ समझौता करती है वो खत्म हो जाते हैं। अकाली दल का सत्यानाश हुआ, जनता दल यू सत्यानाश, 100 सीट वाली 45 पर आ गए, 45 विधानसभा। शिवसेना का सत्यानाश किया है और कांग्रेस के साथ उल्टा होता है। अकेला राहुल गांधी लड़ रहे हैं कांग्रेस में और बाकी जो वरिष्ठ नेता हैं जो 10-10 साल तक सत्ता की मलाई खाया है जिन्होंने यूपीए राज में, वो उनका साथ नहीं दे रहे हैं। कुछ स्लीपर सेल भी है, ये नहीं कि सारे नहीं ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर तो बैठे हुए हैं। अरे भाई, जो 10 साल मिनिस्टर रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, अब उन्हें निकल पड़ना चाहिए। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने हैट्रिक लगा ली है 0 की। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की क्या रेलेवेंस है? अब मैं खुद चुनाव के दौरान कहता रहा कि अपना अलग नैरेटिव सेट करो। जो नैरेटिव लोकसभा का था वो नैरेटिव दिल्ली में होना चाहिए। अब दिल्ली में कांग्रेस बीजेपी का नैरेटिव अपना फिक्स है, अपना हिंदू मुसलमान जो भी कुछ होता है।
आम आदमी पार्टी का लाभार्थी नैरेटिव है। इनका नैरेटिव तो होना चाहिए था। शशि थरूर के साथ क्या हो रहा है पार्टी में आप लोगों की? क्यों उनको आप लोग इतना अलग थलग कर दिए हैं? डिप्लोमेसी में मोदी मोदी हर जगह जाके करा रहे हो और अपने देश को पिटवा रहे हो। बेइज्जती नहीं हुई भारत की? बैठा के वो कैसे कह दिया कि ब्रिक्स मर गया, थर थर कांप रहे हो। ब्रिक्स का हिस्सा भारत है। कैसे शशि थरूर ने कह दिया कि अच्छी मीटिंग अच्छी थी। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ तक के मंच पर आपका स्वागत है। आज मंच पर हमारे साथ हैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस के पूर्व अधिकारी, बीजेपी के पूर्व सांसद, वर्तमान में कांग्रेस के नेता और देश में दलित, पिछड़े, माइनॉरिटीज़, आदिवासी, इन सब से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनकी राजनीति का जाना माना चेहरा डॉक्टर उदित राज। डॉक्टर उदित राज आजकल बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती पर अपने कुछ हमलों को, जुबानी हमलों को लेकर चर्चा में हैं। हम बात वहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में बयानों के इन पुलों के नीचे से बहुत पानी बह गया है। तो आप हमारे दर्शकों को समझा सकते हैं कि मामला क्या है? आप क्यों मायावती को लेकर इतना आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं? देखिए, ऐसा मेरा कोई व्यक्तिगत मसला नहीं है और मैं देखता हूँ कि लाखों करोड़ों लोग जो भूखे प्यासे रह करके बहुजन आंदोलन के लिए काम किए, उनके घर तबाह हो गए, बच्चे पढ़ नहीं पाए, कैडर कैंप में लगे रहे, चंदा इकट्ठा किया और बूथ की कमेटी बनाई, मार खाए। एक समय में ऐसा होता था, जब काशीराम जी ने शुरू किया तो गांव से जब निकलते थे तो झंडा जेब में रख करके निकलते थे, गांव के बाहर झंडा लगाते थे। उन्होंने ये तैयार किया पूरा माहौल और महल, और जब उनको सम्मान देने की बात आई, मिलने की बात आई, टिकट देने की बात आई, सत्ता में भागीदारी देने की बात आई, तो दूर रहे। और सभी जानते हैं कि जब वो सत्ता में आती हैं या नहीं आती हैं तो चंद लोगों से घिरे रहते हैं। एक दौर था, शुरुआत में लोगों के पास गए, अब उसके बाद में लोगों से मिलना नहीं। अब मुझे तो बहुत तरह से लोग कहते हैं कि बिना पैसे कोई मिल नहीं सकता है। तो अब बहुजन आंदोलन का गला उन्होंने घोटा, जो मैंने कहा सही कहा। इसलिए इतनी बड़ी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी बनी थी, नीचे धीरे 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 करीब करीब खात्मा के तौर पर है। हमारा सवाल यह है उनसे, व्यक्तिगत तो हो नहीं सकता, सवाल यह है कि आपने जिस वर्ग के लिए उसका इस्तेमाल किया, उसको दिया क्या है? अब कभी भी आप देखिएगा, बहुजन समाज पार्टी के आंदोलन में कभी भौतिक मुद्दे नहीं उठाए। ज़मीन के सवाल नहीं, स्कॉलरशिप बढ़नी चाहिए या मिनिमम वेजेज की बात हो, उसके लिए न धरना न प्रदर्शन। आरक्षण ख़त्म हो रहा, उसको कभी नहीं उठाया। निजीकरण के खिलाफ कभी नहीं किया इन्होंने, या भागीदारी। हाँ, एक बात है, स्वाभिमान रैली, सत्ता प्राप्त रैली, एक जो इन्होंने मैसेज किया, एक इमोशनली ब्लैकमेल किया कि हम सत्ता में आएंगे तो सब कुछ देंगे, भारत जातियों का देश है। आपने कैसे कह दिया कि आप अकेले बूते पर सत्ता में आ जाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 20%, 16% दलित का आपका प्रभाव छोड़ सकते हो, उसमें भी हजारों जातियां हैं। ओबीसी जो अपनी खुद लड़ाई नहीं लड़ पाया मंडल कमीशन में, वो कहीं खड़ा नहीं हुआ, उस सबको 85% को अपने स्वतः अपना अधिकार जमा करके लोगों को कहते रहे अब सत्ता में आने वाले, अब आने वाले। कार्यकर्ता पिट के जाए तो एफआईआर दर्ज न हो उसका, और उसके घर जला दिया जाए, उत्पीड़न हो जाए, नौकरियां ख़त्म हो जाए, कोई आवाज़ उठाए, अरे भाई ऐसी बात, इंतज़ार करो सत्ता आएगी तो करेंगे। तो सत्ता आते आते सत्ता चली गई। और ये दूसरी बात है कि ये जो पूरा इन्होंने खड़ा किया था,
वो निगेटिविटी पर, जैसे कि तिलक तराजू और तलवार मारो इनको जूते चार। इस देश में है कि हरियाणा में जैसे एक जाति बनाम और जाति हो गई, हिंदू बनाम मुसलमान हो गया, यहाँ तिलक तराजू तलवार बनाम ऐसा हो। हालांकि नारों को लेकर सर मैं थोड़ा सा टोक रहा हूँ, बीएसपी के नेता कई बार मना कर देते हैं कि ये मीडिया ने बना दिया कि हमने ये नारे दिए थे। मैं गांव में बचपना में गुजरा हूँ, रहा हूँ। जब मैं बचपन में जब शुरू किया था, ये हर पार्टी करती है, लेकिन आप उसी को कब तक इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे? ये खड़ा करने के लिए ठीक है आपने किया, लेकिन इमोशनल ही रहे हमेशा। कार्यकर्ता के न चिट्ठी लिखना, न टेलीफोन करना, संसद में सवाल नहीं उठाना। मैं 5 साल में सत्ता पक्ष से जिस पार्टी में का सांसद था, उस पार्टी का होते हुए भी लगभग 200-250 सवाल उठाए हैं, चाहे वो मतलब आरक्षण का हो या तो न्यायपालिका का संबंधित हो और आर्थिक मामले हो, जो पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक, कुल मिला करके सुश्री मायावती जी पूरे जीवन में उतने सवाल पार्लियामेंट में नहीं किए। मैं तो हमारी बात को यकीन करने की जरूरत है, पार्लियामेंट के वेबसाइट पे जाके देखना चाहिए। जब आप संसद में भी नहीं बोलोगे इनका, तो ये सब चुन के गए क्यों हैं? अच्छा, दूसरी बात है राज्यसभा से छोड़कर भाग जाना। क्यों छोड़ के भाग जाना भाई? लोग जाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, संसद की तरफ अंगुली किया है कि जाओ इसमें घुसो, अपनी बात कहो। आप छोड़ के भाग रहे हो, जब थे भी तो नहीं। अच्छा, दूसरे सांसद, एक समय में इनके पास 40-50 सांसद होते थे, राज्यसभा लोकसभा मिला के। एक की हिम्मत थी कि कुछ बोले? डर के वजह से थर 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 कांपते थे। तो भैया, किस तरह का मिशन है? किसके उत्थान के लिए? आपके व्यक्तिगत उत्थान के लिए है। हाँ, कुछ लोग अभी भी काशीराम जी का बाबा साहब के नाम पर या उनके नाम पर कुछ लोग अभी बचे गए। जब से हमने ये बयान दिया, जितने समझदार लोग हैं या बीएसपी को छोड़े हुए हैं, वो सब के सब बड़े खुश हैं। कुछ एक अंधभक्त होते हैं, जो कि आकाश आनंद जी, मायावती जी ने जिस तरह से एक्स पर लिखा, भड़काऊ बात, और मेरा फिर टेलीफोन नंबर इन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दिया, तो सब लोग फ़ोन करने लगे। तो हर जगह अंधभक्त होते हैं, यहाँ भी अंधभक्त हैं। तो यहाँ तक कि वीडियो जारी किया कि 1 लाख रुपया इनाम दूंगा, इसका मर्डर कर दो। सिरफिरे तो हर जगह होते हैं। तो ये बात आई, फिर पूरे देश में पुतला जलवाना शुरू कर दिया, धरना प्रदर्शन शुरू किया। ऐसे नहीं किया, बयान की वजह से नहीं किया, इससे पीछे बैकग्राउंड है। आज का नहीं, हमारा उनका है बैकग्राउंड है कि ये अगर शुरू कर देगा उत्तर प्रदेश में, तो ये नुकसान कर सकता है। हमारी क्षमता है नुकसान करने की, उन्हें मालूम है इस बात का। ऐसे नहीं रिएक्शन कर रहे हैं, इतने भी वो मतलब बिना समझ नहीं है जी। रिएक्शन जान के कर रहे हैं कि अपनी की बचत के लिए रिएक्शन की कोई ऐसी आवाज नहीं। अब राज बहादुर जी हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष थे जब सरकार बनी थी। बेसिकली उस आदमी ने संगठन खड़ा किया, राज बहादुर। वो हमारे मंच पर थे, जो 16 तारीख को हमने दलित ओबीसी माइनॉरिटी का प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के पुराने लोगों को इकट्ठा किया। उसमें डॉक्टर मसूद भी थे। वो घबराहट है कि ये इकट्ठा कर लेगा, ये तो बहाना है एक, उसमें तो कोई हमने बोला ही नहीं। हमने यही बोला कि मायावती जी ने बहुजन आंदोलन का गला घोटा है, अब इनका गला घोटा जाना चाहिए। अर्थात कि बहुजन समाज जागृत हो जाए, भाई ये बहुजन समाज के साथ धोखा दे रहे हैं, इनको छोड़े। एक राजनीतिक बयान है, एक उदाहरण स्वरूप है, मुहावरा होता है इस तरह से। अब कोई फिजिकली थोड़ी कर रहा है, लेकिन वो शब्द तो थोड़े वैसे थे अरे कि भाई, इनका गला घोट दिया जाए। मतलब जैसे डेमोक्रेसी का हत्यारा है, पार्लियामेंट में ऐसे है कि आप डेमोक्रेसी का मर्डरर है, ये सारा चीज, ये चीजें बोल दी जाती। लेकिन हमारा ये भाव था कि राजनीतिक हत्या इनकी करनी चाहिए, अब जरूरी है। चूंकि 2022 का जब चुनाव हो रहा था, एक उदाहरण, कुछ भी हो, समाजवादी पार्टी का नेता, बैकवर्ड समाज का, वो पीडी है उनका,
अब उस समय चुनाव में इन्होंने बीजेपी को जिताने के लिए कहा कि समाजवादी पार्टी न जीते, बीजेपी भले जीत जाए। आप अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं मनुवादी हैं, ये शोषक हैं, और आप उन्हीं को जिता रहे हैं। 3 बार उन्हीं के साथ में आपने मिलकर के सरकार बनाई है बीजेपी के साथ में, और करो तो खुला करो, कोई दिक्कत नहीं है कि बीजेपी के साथ हम हैं। और इन्हें कोई राइन थे, उन्होंने आरोप लगाया था 300 करोड़ या 200 करोड़ रुपए का, कि जिसमें 2022 में 50 सीटें बीजेपी ने इनका बांटी थी। बीजेपी इनका टिकट बांटती है, वो तो अखबारों में आया, पता नहीं कहाँ तक सही है कहाँ नहीं है। तो सवाल यह नहीं कि आज चिढ़े हैं, इस बात के नहीं चिढ़े हैं कि मेरे बयान का कोई इतना, उन्हें मालूम है कि हम असली जगह पर हमने इनको अंगुली रख दिया है, इनका क्षति हो सकती है, इनका गिरना जरूरी है। एक बात। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, अरे भाई आप सुबह उठ करके कांग्रेस को एक गाली दे करके ही तब आप नाश्ता करते हो, अक्सर यही होता है। और ट्वीट कर दिया हर बात में कांग्रेस, हर बात में कांग्रेस, कांग्रेस ने धोखा दिया, कांग्रेस ने धोखा दिया, बाबा साहब को धोखा दिया। 2007 में जब ये मुख्यमंत्री बनी मायावती जी, तो SC/ST एक्ट आप जानते हो जी, उसको खत्म किया है इन्होंने, और उसमें कहा कि केवल हत्या और बलात्कार में लागू होगा। बदलाव किए आपने। हाँ, बदलाव क्या, एक तरह से खत्म ही कर दिया था उसने। आप उसके बाद में भी आप ये कहते हो कि आप अम्बेडकरवादी हो, उसके बाद में भी कहते हो आप दलित हितैषी हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैंने जा करके उस कानून को, जो SC/ST कानून बनवाया गया था, उसको हमने बचाया जा करके। एक गैर दलित चीफ मिनिस्टर की हिम्मत नहीं करने के लिए आप दलित होकर दलितों का गला काट रही हैं। अब SC/ST एक्ट एक जो हथियार है, एक ढाल है अपने को रक्षा करने को, उस ढाल को आपने गिरा दिया। तो एक कौन सा दलित हितैषी है, किस बात का दलित हितैषी? ये सारी चीजें हैं जो हम उखाड़ पाते हैं, दूसरे लोग उखाड़ नहीं पाते। अच्छा, फिर उस मीटिंग में डॉक्टर मसूद भी थे, वो भी बसपा के नेता थे, सैकड़ों बसपा के लोग थे। वहां से इनको घबराहट हो गई कि बसपा के जो पुराने लोग हैं वो सब इकट्ठा हो जाए तो इनकी जल्दी विदाई हो जाएगी। पीछे मामला ये है, कुछ नहीं मिलता तो कांग्रेस ने कुछ नहीं। मैं एक जैसे इनका एक आरोप है कि बाबा साहब को इन्होंने अपमान किया, भारत रत्न नहीं दिया, चुनाव में हरा दिया। दुनिया में कोई पार्टी चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ती, ये तो इमोशनली ब्लैकमेल की बात है। अच्छा, एक इन्होंने प्रचार किया कि अरे तो सरदार पटेल ने अभी भी गांव-गांव में यह चीज कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर के लिए दरवाजे क्या, संसद की खिड़कियां भी बंद कर दिया है। ये प्रचार अभी है, लेकिन सच्चाई क्या है? डॉक्टर अंबेडकर 1937 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के माध्यम से चुनाव लड़े, 13 सीटें पर बम्बई से विधान परिषद के लिए जीत के आए। फिर डिप्रेस क्लास के बैनर से 42 में चुनाव लड़ते हैं, एक भी सीट नहीं प्राप्त कर पाते। ऐसे में संविधान सभा में उनकी सदस्यता नहीं रही, तो वहाँ ढाका में एक जगह खोलना है, वहाँ पर दलित मुस्लिम का समीकरण था, जोगिंदर नाथ मंडल ले गए, वहाँ से जितवा करके संविधान सभा में ले गए। लेकिन उसके बाद में इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, तो डॉक्टर अंबेडकर की सदस्यता खत्म हो गई संसद से। तब MR जयकर जो बम्बई से चुन करके संविधान सभा में आए थे, उनको वो इस्तीफा दिए, तब डॉक्टर अंबेडकर चुन करके संसद में आए। किसने किया? गांधी नेहरू जी किया, कांग्रेस के बगैर हुआ, उन्होंने किया था। फिर आप जो संविधान निर्माण की जो समिति है उसका चेयरमैन बनाए, फिर कानून मंत्री बनाए। चेयरमैन बना के, कानून मंत्री बना कर के, वही तो पीरियड था जिसमें कुछ कर सके बाबा साहब जी। वो जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जगह है वहां पर बाबा साहब को दिया। बाबा साहब ने खुद कहा था कि मैं तो नहीं सोच रहा था कि मुझे चेयरमैन बनाया जाएगा ड्राफ्टिंग कमेटी का, मैं तो मेंबर ही सोच रहा था, यहाँ तो मुझे चेयरमैन बना दिया। और जब संविधान पूरा हो गया तो उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस के सहयोग के बगैर संविधान बन ही नहीं सकता। और उनकी भूमिका प्रमुख थी, बहुत प्रमुख थी। लेकिन आप ये बताइए, बिना संसद के, और उस समय लगभग 300 लोग रोज बैठते थे, चर्चा करते थे, लगभग 3 साल चर्चा हुई है, एक एक क्लॉज पर, एक एक आर्टिकल के ऊपर डिस्कशन हुआ है। कई आर्टिकल दूसरे लोगों के द्वारा बनाया गया है, कुछ आर्टिकल बाबा साहब के द्वारा। ये चेयरमैन थे।
तो ये अवसर तो कांग्रेस ने दिया, उसी कांग्रेस को आप कहते हरा दिया चुनाव। जी। ये कोई बात होती? को अच्छा, 1952 का चुनाव जब हारे भी थे तो डांगे से हारे थे, कांग्रेस के कैंडिडेट से नहीं हारे थे, डांगे से हारे थे। और हारने के बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा भी था कि मुझे सावरकर और डांगे ने हराया है। वैसे उन्होंने भी हराया, वो बात नहीं, कोई हारने के लिए नहीं लड़ता है। ये तो इमोशनल ब्लैक है मेल है। आप लड़ रहे हो चुनाव जीतने हारने के लिए लड़ रहे, कि कोई जीतने कोई हारने की दुनिया में कहीं ऐसा हुआ? ये इमोशनल ब्लैकमेल करके दलितों को कांग्रेस के विरोध में खड़ा कर देना, उनको और उनको मूर्ख बनाना। और मैं ये बता रहा हूँ कि जो भी कुछ आज तक दिया कांग्रेस ने दिया, कोटा है, परमिट है, या कहा जा सकता है LIC का राष्ट्रीयकरण किया, एयर इंडिया का किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, तेल की कंपनियों, कोयला का, गवर्नमेंट सेक्टर खड़ा कर दिया, IIT और हायर एजुकेशन, उसी में तो रिजर्वेशन मिला। ये सब किया तो कांग्रेस ने ही किया था भाई। सर 2014 में आपको ये नहीं पता था क्या? 2014 में पता था, मैं वो भी बताना चाहता हूँ। मैं 2003 में इंडियन जस्टिस पार्टी बनाया, तो मुझे मैं अपने दर्शकों के लिए बता दूं, 2014 का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि 2014 का लोकसभा चुनाव डॉक्टर उदित राज बीजेपी के टिकट पर लड़े थे और दिल्ली से सांसद चुने भी गए थे। जी। 2000 मैं IRS ऑफिसर था, JNU में पढ़ा, और उसके बाद में IRS बना। IRS के बाद मैंने उसी समय में SC ST कन्फेडरेशन परिसंघ चलाया। फिर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए पूरे देश में हमारे साथ। 2003 में एक बड़ी गलती मैं कहता हूँ कि इंडियन जस्टिस पार्टी बनाए। मेरे जैसे आदमी को पार्टी नहीं बनाना चाहिए। न पैसा इकट्ठा कर सकते, न मैं झूठ बोल सकता, न इमोशनल बात कर सकता हूँ, न जाति बात करता हूँ। मैं किसी को जाति जानता ही नहीं। जो संगठन चलाता हूँ तो उसमें हजारों दलितों में जातियाँ मुझे पता ही नहीं। मैं कभी उपजाति बात नहीं किया। अब हुआ क्या कि मैं नहीं चला पा रहा था पार्टी। 2007 में बेनी प्रसाद वर्मा जी के साथ में 100 सीटें दिल्ली UP में लड़ा, मैं असफल हुआ। मैं बड़ा निराश हो गया। उसके बाद में मैं कांग्रेस में जाना चाहा, और 9, 10, 11, 12 बहुत प्रयास किया। कांग्रेस में एक्सेस हमें नहीं मिला, जो सच्चाई है। फिर बीच में क्या हुआ कि नितिन गडकरी जी बड़े एक्सेसिबल थे। फिर कई लोगों ने कहा कि, और हमारे लोगों ने कहा संसद में जैसे हो ऐसे पहुंचना चाहिए। जब संसद में फिर बीजेपी में मैं गया। आइडियोलॉजिकली बीजेपी के साथ तब भी नहीं था, और न मैंने अपना बायोडाटा दिया। ये हमारा वो था कि मेरा जो पूरा संघर्ष था पूरे देश का, वोट बीजेपी को जाए, उसके एवज में मुझे लोकसभा भेज दिया। मतलब है कि बराबर हो गया। हमने वोट दिला। पहले बीजेपी से दलित बहुत चिढ़ते थे 2014 पहले, वोट ही नहीं देते थे। पासवान जी आए बीजेपी के साथ, रामदास अठावले, मैं आया, उसके बाद में वोट इनका बढ़ा, तब ये जीते। अब सत्ता में आकर के अगर मैं अपना जुबान बंद कर देता, मुझे तो राष्ट्रपति बनने में कोई वो नहीं लगती। 20 मई 2014 का दिन है। रामनाथ कोविंद जी अपना बायोडाटा लेके मेरे पास आए थे जब तो मैं सांसद हो गया था, उनको कि आप जो कह देंगे बीजेपी वाले मानेंगे। वो बीजेपी वाले मानते थे, मैं इसमें वो नहीं कर रहा हूँ। मोदी जी भी सभी मानते थे। लेकिन आइडियोलॉजी एक ऐसी खतरनाक चीज़ है, उसका कैदी जो हो जाता है वो उस कैद से अब मैं लेफ्टिस्ट था, JNU से, अम्बेडकराइट था। मेरी आइडियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग उनसे बनी नहीं पड़ती थी। तो हमारी कमजोरी है कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मेरी एक कमजोरी है कि मैं बोल देता हूँ, मैं रोक नहीं पाता हूँ। तो संसद में भी ऐसे सवाल आते थे, सत्ता के खिलाफ बोलता चला जाता था। कई बार ऐसे आए। एक बार तो ऐसा, मोदी जी बैठे थे संसद में, सवाल आ गया मेरा, वो न्यायपालिका के संबंधित। उसे 300-400 हाई कोर्ट की जजेज की जगह खाली थी। तो हमने कहा भाई इसमें दलितों पिछड़ों को आप जज क्यों नहीं बनाते? ये सुप्रीम कोर्ट क्या सुप्रीम कास्ट का कोर्ट है। मोदी जी ने पलट के मुझे देखा। हमारे आसपास के जो MP थे वो घबरा गए, जो कि कहीं उनको मुझे से न जोड़ दिया जब उनका हालत खराब हो जाए। तो ये बात है कि जिंदगी में एक जीता हूँ, और जो बात होती है सच कह देता हूँ।
वो सच कहने वाला आदमी को कहाँ राजनीति में एक्सेप्टेंस है। लेकिन लोगों के देखने के अपने चश्मे होते हैं सर। जब 2019 में आपने छोड़ा तो अखबारों में हेडलाइन छपी कि बीजेपी ने टिकट देने से इनकार किया, इसलिए उदित राज ने कांग्रेस ज्वाइन कर वो भी मैं बताऊंगा, ये बात सच है, बात सच है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। हुआ क्या कि मुझे इस बात का दिक्कत नहीं थी। इन्होंने क्या किया कि पहले बता देते कि आपको हम चुनाव नहीं लड़ाएंगे। जिस दिन अंतिम नॉमिनेशन था उस दिन सुबह जाके डिक्लेयर किया। हम कहा मुझे पहले बता देते भाई कि आप, तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा देखिए हम लोकसभा नहीं लड़ाएंगे क्योंकि हमारा पब्लिक फिट नहीं बैठते हो, हम राज्यसभा आपको भेज देंगे बाद में, हमारे पास सीटें बहुत हैं। तो हमें मौका मिला, हम कहा भैया जब आपको मुझे विश्वास ही नहीं है मुझे पहले बता देते, मैंने छोड़ दिया। सिटिंग एमपी होके छोड़ा, कटे तो टिकट 70-80 का, क्या किसी ने छोड़ा? किसी की हिम्मत हुई छोड़ने की? सत्ता पार्टी, यहाँ तो सिटिंग एमपी और मुख्यमंत्री बीजेपी में जा रहे हैं, मैं छोड़ के आ रहा हूँ क्योंकि मेरा आइडियोलॉजिकल कंफर्ट जोन कांग्रेस रही, कांग्रेस है और रहेगी। तो राहुल जी से मिला, राहुल जी तो पहले भी बीच बीच में कहते रहे, तो इन परिस्थितियों में मैंने बीजेपी छोड़ा था। यहाँ छोड़ के कौन सा मैं एमपी बन गया राज्यसभा का? एक हमारा आइडियोलॉजिकल कंफर्टेबल जोन है कि इस पार्टी ने दिया है देश को, देश की आज़ाद कराया है, पिछड़े हुए दलितों, महिलाओं को, सबको दिया है और विचारधारा के हिसाब से भी, तो इसलिए मैं उस समय छोड़ा था। 2-3 बातें आपके अभी तक के वक्तव्य से लूंगा सर। एक, आपने शुरुआत में कहा कि मायावती ने ये कैसे मान लिया कि वो अकेले जीत जाएंगी, इतनी सारी जातियां हैं और जातियों का देश है। फिर आपने कहा कि वो नाश्ते से पहले कांग्रेस पार्टी को हमला करना शुरू करती हैं और कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा करती हैं। फिर आपने राहुल गांधी की बात की कि वो आपके संपर्क में थे ही। खैर, आपके बयान के बाद राहुल गांधी ने भी रायबरेली में कहा, अचानक, वो कभी मायावती के ऊपर इस तरह से डायरेक्ट उन्होंने नहीं कहा था। उन्हें याद आया कि 2024 के चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में हम उन्हें शामिल करना चाहते थे, वो नहीं आई, आ गई होती तो बीजेपी हार गई होती। अब मैं थोड़े से डॉट्स कनेक्ट करता हूं, आपका बयान, उसके बाद हुआ विवाद, फिर राहुल गांधी का बयान। क्या ये समझा जाए कि कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी 2027 की या आगे की राजनीति के मद्देनजर आपको एक टास्क दिया था? टास्क तो नहीं दिया है, लेकिन क्या राजनीतिक दल जो है राजनीति नहीं करेगा, पॉलिटिक्स नहीं करेगा तो क्या करेगा? और 4 दशक हो गया एक तरफा कांग्रेस के ऊपर हमला बीएसपी करती रही, कांग्रेस ने कभी जवाब ही नहीं दिया। आप कहते हैं ना कि एक बार झूठ बोलो और उसके बाद उसी झूठ को 1000 बार दोहरा दो, सच हो जाता है। अब गांव-गांव में सब लोगों को लगा है, इस बात को लेके बैठ गए, बाबा साहब को भारत रत्न नहीं लिया, बाबा साहब को चुनाव हरा गए। ये इमोशनल बात है। संविधान बनाने का मौका तो दिया, कानून मंत्री थे। और अच्छा, हिंदू कोड बिल पर भी बहुत लोग कहते हैं अरे हिंदू कोड बिल पर बाबा साहब ने इस्तीफा दिया। हिंदू कोड बिल बिना सरकार के अनुमति के क्या पेश हो जाएगा? कोई व्यक्ति पेश करता, सरकार का बिल होता है। तो नेहरू जी की महानता देखिए कि उन्होंने 1947 में हिंदू कोड बिल पेश करवाया और उन्होंने ये भी कहा था, उस समय क्या हुआ था, हिंदू कोड बिल बड़ा महाभारत उस समय देश में हुआ था, जिसको ये गलत रूप से प्रस्तुत करते हैं। हिंदू कोड बिल केवल दलितों, पिछड़ों को नहीं था, सारे लोगों के, महिलाओं के लिए था। अच्छा, कुछ दलित वही लेके पीछे पड़े रहते हैं, अरे कांग्रेस ने हिंदू कोड बिल नहीं पाया। अरे सारे कम्युनिटी की बात। उसमें क्या हुआ कि नेहरू जी बाबा साहब के साथ थे, लेकिन उस समय की संसद तैयार नहीं थी। और अक्टूबर की बात है, अक्टूबर में रिजाइन करते हैं, सितंबर में रिजाइन करते हैं, अक्टूबर में नोटिफिकेशन हो गया चुनाव का कि अब चुनाव आ रहा है। तो नेहरू जी ने कहा कि चुनाव होने दीजिए, हम पास करा देंगे। बाद में कांग्रेस ने हिंदू कोड बिल को पास भी किया, टुकड़ों में पास किया। इस तरह का आरोप लगाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता आरोप लगाने का। एक बात है, जो एक सवाल और आपने पूछा था कि क्या एक विशेष जाति से क्या सत्ता में आ सकते हैं? भाई, आप जब बैकवर्ड अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहा है, जैसे मंडल कमीशन की बात आई, तो मंडल कमीशन में बीपी सिंह जी को क्या नहीं गाली दिया गया? जब बैकवर्ड अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाया और बीपी सिंह के साथ बैकवर्ड खड़ा नहीं हुआ, और जब बीपी सिंह जी की जब डेथ हुई तो मैं खुद गया, 400-600 लोग तो थे बैकवर्ड,
तो जब उनका जो बैकवर्ड को दे रहा सीधा दिया वो नहीं साथ कर रहा, तो कैसे ये कहते हैं कि 85% हमारे हैं, और इसी में लोगों को उलझा के रखना चाहते हैं कि देखो अब हम सत्ता में आने वाले, हम सत्ता में आने, ताकि कार्यकर्ता कुछ मांगे न। कार्यकर्ता मतलब है कि बिना परिश्रम के या परिश्रमी के या मजदूरी की खटता रहे, और एक इन्होंने तिलस्म दिखा दिया, एक सपना दिखा दिया, और सपने में वो कार्यकर्ता काम किए जा रहा है, काम किए जा, बेचारे को मिल कुछ नहीं रहा। आपका योजना क्या थी? आप बताइए। डॉक्टर अंबेडकर अकेले थे, मुद्दों पर लड़ते थे, ये मुद्दे पर कभी लड़े ही नहीं। ये मुद्दा दो मुद्दा सारा, तो ये केवल इमोशनली या एक सपना बेचा इन्होंने। सपना बेचने के दौरान इन्होंने अपना घर भरा, अपने के लिए ताकत जुटाई, लेकिन कार्यकर्ता को तो कुछ नहीं मिला। ये सवाल का जवाब है। आपने मायावती जी के बारे में जो कुछ अभी तक कहा, उससे ये लग रहा है कि एक तो कि उन्होंने दलितों के लिए कुछ नहीं किया और जो किया कांग्रेस पार्टी ने किया। और मेरा सवाल ये है कि क्या आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में या देश की राजनीति में मायावती जी अभी भी रेलिवेंट हैं क्या? अब तो रेलिवेंट नहीं है। एक बात बताऊं, आंध्र प्रदेश में तो बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन नहीं, सबसे ज़्यादा एडवांस दलित तो वहाँ का है। महाराष्ट्र का, कर्नाटक का, यूपी से बहुत है। तो ये कहते हैं कि इन्होंने जागृति करी। जागृति भूखे पेट टिकती नहीं है। पहले राशन, चीनी, मिट्टी के तेल के कोटा हुआ करता, उसमें SC ST को कोटा दिया गया, दुकान कोटेदार बने, MP MLA बने, ठीक है वो भी है। गैस पेट्रोल पंप में कोटा दिया है, किसने दिया? स्कॉलरशिप मिनिमम एक आने में हम लोग पढ़े हैं। नॉमिनल फीस होती थी यूनिवर्सिटी जो कॉलेजेज में, सारा चीज़। स्कॉलरशिप उल्टा कांग्रेस देती थी, ये कांग्रेस की ही तो देन थी। तब तो प्राइवेट में हायर एजुकेशन नहीं था, और अब 1000 यूनिवर्सिटीज हो गई, ज़्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो गई हैं। अशोका यूनिवर्सिटी, जिंदल यूनिवर्सिटी, सुभारती है या गोलगटिया है, पढ़ा लेंगे क्या? ये कांग्रेस की देन थी। कांग्रेस अगर न ये देती ना, तो आज ये इन्होंने कौन सा दिया, क्या दिया? 4 बार सरकार बनाए, कौन सा दिया? एक भी मुद्दा लिया होता है, एजुकेशन रिफॉर्म कर देते, हम कुछ नहीं मानते, चलो भाई इक्वल एजुकेशन कर देते सबका। एक क्षेत्र में तो काम करके दिखाते, क्या किया है? इनके वजह से कौन सा उत्थान हो गया? बल्कि यूपी का दलित पिटता है तो वापस लड़ाई नहीं लड़ता, हिम्मत नहीं करता। बिहार का तो इनसे ज़्यादा मिलिटेंट है। तो बिहार में कौन सा ये पहुंच गए थे, मुख्यमंत्री बन गए कि इनके वजह से दलितों में उत्थान हुआ? क्या उत्थान हुआ बताइए? कोई आर्थिक उत्थान हुआ कि कोई मीडिया में लोगों की भागीदारी बढ़ी, कि हिस्सेदारी बढ़े, कि ठेकेदार बन गए? इससे अच्छा मुलायम सिंह का मॉडल था। मुलायम सिंह भले सामाजिक न्याय के नहीं करे, लेकिन जिस कम्युनिटी के लिए वो ठेकेदार बन गए, पट्टेदार बन गए, रेत के ठेका मिल गया, लाइसेंस, बंदूक का लाइसेंस मिला उन्होंने, और शिक्षा कॉलेजेस खोल दिया, वो तो बिना कहे कर गए। लेकिन इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। आज वहीं को वहीं है दलित, कहते जागृति हुई। तो भाई भगवान गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि भूखा आदमी को धर्म नहीं समझ में आता। भूखा आदमी को या जो अभावहीन वाला आदमी है, उसको आप विचारधारा दे भी दोगे, टिकाऊ नहीं होगा। वो चूंकि टिकाऊ नहीं होगा और फिर वहीं लौट जाएगा। तो जो ये भ्रम है कि बड़ा जागृत किया, सोती कौम को जगाई, तो कौन सा ऐसा बिलियनर बन गए, कि करोड़पति बन गए, कि ठेकेदार बन गए? क्या मतलब है कि मीडिया हाउस खड़ा कर दिया? क्या कर दिया भाई? और दूसरे राज्यों से कौन सा ज्यादा कंपैरिजन किया जाए? बिहार का दलित तो बड़ा मिलिटेंट है। कौन मिलिटेंट आपने बना दिया? क्या कर दिया भाई? एक भ्रम पैदा कर दिया है कि जगह दिया। अरे क्या जगह दिया? जगह तो आंध्र प्रदेश, वहां कौन सा बहुजन समाज पार्टी? ज्यादातर इंजीनियर, IAS से प्रोपोर्शन वहां से निकल के आते हैं। यूपी से कौन से निकल के आते हैं? आपने बिहार के दलितों को मिलिटेंट, हाँ, उनमें मिलिटेंसी है। उसका वजह है
वहाँ नक्सलिज्म का प्रभाव रहा है, इन लोगों का प्रभाव हो। पर शायद ऐसे जनरलाइज आप मैं देखा हूँ जब वहाँ पर हमला होता है, पिटते हैं तो प्रतिकार कर लेते हैं। नहीं तो आप एग्रेसिव कहना चाह रहे हैं शायद। मिलिटेंट अग्रेसिव यही होता है, मिलिटेंसी अग्रेसिव यही होता है। ये नहीं मिलिटेंट एक साधारण परिस्थिति में भी होता है कि आदमी मिलिटेंट है, लड़ता है। ये तो आम संबोधन है, उसमें क्या है, कोई बंदूक लेके थोड़ी वो घूम रहे हैं। ठीक है उदित जी, आपके ये शब्द हैं, आपकी अपनी विचार है। मेरा सवाल एक राहुल गांधी और मायावती जी के बारे में फिर से है। आप जो कह रहे हैं कि मायावती जी अब रेलिवेंट नहीं रही, बीएसपी अब रेलिवेंट नहीं रही, लेकिन रायबरेली में जब राहुल गांधी मायावती के बारे में बोल रहे थे तब उन्होंने एक तरह से सर्टिफिकेट दे दिया ना कि अगर 2024 के चुनाव में बीएसपी और मायावती जी हमारे विपक्ष के साथ होती तो बीजेपी नहीं जीत पाती। तो ये तो बता रहा है ना कि उनका अभी भी कहीं ना कहीं कोई प्रभाव है, वोटरों में असर है। और क्या ये कोई इंडिकेशन है 2027 के लिए जो 2024 में नहीं हो पाया? देखिए 2022 में इनको एक सीट मिली, 403 सीटों में, तो कौन सा रिलीवेंट है। और समाजवादी पार्टी के साथ जब वे 2019 में चुनाव लड़े तो समाजवादी पार्टी का बेड़ा गर्क हो गया, 5 सीटें मिली, इनको 10 मिली। 2014 में अकेले लड़ी थी, एक भी लोकसभा की सीट नहीं मिली। इस बार एक भी नहीं मिली। इस बार समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ में सपा लड़ी, सपा को 37 सीटें मिल गई। तो रेलिवेंस इससे भी तो जज किया जाता है ना। तो ये स्थिति हाँ, तो वोट राहुल जी बैंक जानते अभी होंगे। बटा 4-6% वोट, 6% पर वोट बैंक है। धीरे धीरे उसका भी खात्मा ही है। तो ये बात तो राहुल गांधी भी समझते होंगे ना कि अब बीएसपी का कोई तो असर नहीं है। 6% वोट, 4% वोट मायने तो रखता है। अब वो क्या है कि और घटता जा रहा है। उस समय इनके पास में मौका था, घटता जाता, इनका वोट भी बढ़ जाता और बीजेपी दिल्ली में सरकार भी न बना पाती। तो अब तो मौका चला गया, अब इनका वोट बैंक और घटेगा। एक सवाल जो उत्तर प्रदेश मायावती और राहुल गांधी से अलग होकर, आपने अभी बातचीत में कहा कि कांग्रेस आपका एक कंफर्ट जोन है, जो आप बीजेपी में रहते हुए अब उस कंफर्ट जोन में नहीं जा पाए। तो मेरा सवाल ये है कि शशि थरूर को लेकर क्या बातचीत हो रही है, क्यों इतना अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं कांग्रेस में? वो अलग विकल्प की तलाश करने की बात कर रहे हैं। शशि थरूर जी जाने, मैं तो इतना ही कहूँगा कि कांग्रेस ने इतना कुछ दिया है उनको, एमपी इतना बनाया, मिनिस्टर बनाया। शशि थरूर जी को मैं सलाह दूंगा पूरे देश में घूम करके पे बैक करें कांग्रेस के लिए। अरे भैया, जिस पार्टी ने इतना दिया उसके लिए पूरे देश में घूम घूम करके मीटिंग करके पार्टी को मजबूत करो। ये वो तो शिकायत कर रहे हैं, संसद में बोलने तक नहीं देते। क्या क्या बोले हो, मतलब ये कम है? अरे वो तो पूरे देश में बोलते रहते हैं, दुनिया में बोलते रहते हैं। आप ये बताइए कि बहुत सारे जो कांग्रेस में 10 साल जो मिनिस्टर रहे हैं, कहना नहीं चाहिए, इनका फर्ज नहीं होता? जो सत्ता का मजा लिया इन्होंने, पूरे देश में जा कर के मीटिंग करें, लोगों से बातचीत करें, पार्टी के बैठे हुए अकेले एक राहुल गांधी जी कितना करेंगे कुछ लोगों के साथ? भाई ये टीम वर्क होता है। मैं तो जितना हो सकता है, जहाँ भी होता है मैं कर रहा हूँ। लेकिन जिनको प्राप्ति हुई, बहुत पहले प्राप्ति हुई, अब उनको जब पार्टी क्राइसिस में आई है या कमज़ोर हुई है, उनका दायित्व होता है कि अपने संसाधन निकालें और देश में निकलें और पार्टी को खड़ा करें। दे मस्ट पे बैक टू, पार्टी ने बहुत कुछ दिया है उन लोगों को। और फिर वो वही बात कह रहे हैं जो बहुत सारे नेता कहते हुए कांग्रेस पार्टी से चले गए कि कांग्रेस में नेतृत्व की कमी है, और ये निशाना शायद राहुल गांधी की तरफ हो। देखिए ऐसा होता है, दौर होता है। अब कुछ लोग बगैर सत्ता के नहीं रह पाते। कांग्रेस के अंदरूनी ढांचे में परिवर्तन की जरूरत है, ये मैं मानता हूं। लेकिन अगर भाई बाहर के लोगों का, बाहर के शक्तियों का, बाहर की आलोचना के आधार पर कब तक आप कहते रहेंगे कि हम कमज़ोर हो गए, हमारे खिलाफ में दुष्प्रचार किया? जैसे सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर आम आदमी पार्टी और अन्ना हजारे ने दुष्प्रचार किया। कब तक बाहर के लोगों को दोस्ती देते रहेंगे? आत्मालोचना, इंटरनल डिस्कशन, इंटरनल वर्किंग, रिस्ट्रक्चरिंग नीडेड है। अब उसका शुरुआत हुई है।
तो ये आंतरिक अपनी कमियों को तो खोजना पड़ेगा, उसको कमियों को दूर करना पड़ेगा। अच्छा उदित जी, चूंकि हम लोग मायावती पर दिए गए आपके वायरल बयान पर बहुत सारा बात हम लोग की है, एक सवाल मेरा ये है कि चूंकि आप रिलेवेंसी पर सवाल उठा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की और मायावती की, और आप कह रहे हैं आधिकारिक तौर पर कि उनका दौर जा चुका है और नहीं भी गया है तो बहुजनों को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जो बचा खुचा उनका दौर है वो चला जाए और वो बहुजन फिर कांग्रेस के साथ आ जाए, ये मोटा मोटी आप ये कह रहे हैं। लेकिन क्या आप यहाँ बैठकर हमारे मन से इस संभावना को खत्म कर रहे हैं आगे की कि मायावती के साथ कांग्रेस कोई गठबंधन नहीं करने जा रही है उत्तर प्रदेश या देश में कहीं भी? मैं लिख के दे सकता हूँ, जी इतनी डरा नेता कोई होगा नहीं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का प्रेशर है, हिम्मत बीजेपी के चंगुल से निकल नहीं सकती है। लेकिन अरे बात- 20 साल से जो न निकला हो बाहर, न किसी से मिलना, न धरना, न प्रदर्शन। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान 18 दिसंबर को हुआ, 24 को जाकर के नाम मात्र कुछ जगह मतलब प्रोटेस्ट किया, 6 दिन तो इसी में इंतजार कर लिया। वो क्या लड़ेंगे? डॉक्टर अंबेडकर का अपमान हो रहा तो क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं कर पाए, क्या कर लेंगे? अभी ताजा की बात है। शायद आप संसद में दिए गए भाषण का जिक्र कर रहे हैं। अमित हाँ, शाह। जो अमित शाह ने किया। हम्म, निजीकरण होता रहा, पोर्ट बिक रहे हैं, एयरपोर्ट बिक रहा है, सारा गवर्नमेंट सेक्टर खत्म किया जा रहा है। कब उसके खिलाफ में कभी सड़कों पर उतरे? लाखों वैकेंसी खाली पड़ी हुई हैं। दलितों को नौकरी का ही एक सहारा है, कौन सा वो व्यापार और कृषि में है, तो वो भरी बसपा से नहीं जा रही। गठबंधन- कब इन्होंने सवाल किया कि नौकरियां दिया जाए? और शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, कब किया? किस बात के लिए हैं? तो मतलब बसपा से कांग्रेस का गठबंधन नहीं होगा भविष्य में ना? अरे वो खुद ही नहीं करेंगे, कांग्रेस तो करेगी। हाँ। वो नहीं करेंगी, वही नहीं करेंगी। मतलब आपके तरफ से अभी भी ऑफर है मायावती के लिए गठबंधन करना? भाई ऐसा लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाने के लिए बिल्कुल हमारे दरवाजे खुले हैं, हम बल्कि जाने को तैयार हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है। नहीं, जो आपके दूसरे गठबंधन सहयोगी हैं उनमें तो इतनी हिम्मत है कि आपको चलने ही नहीं दिया जा रहा है कांग्रेस को। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव दबा कर बैठ गए हैं, महाराष्ट्र में शरद पवार दबा कर बैठ गए हैं, बिहार में तेजस्वी यादव दबा कर बैठ गए हैं। तो आपके दूसरे सहयोगी भी तो कोई बहुत न्याय आपके साथ करते नजर नहीं आ रहे हैं। ये बात तो है, मैं आपसे सहमत हूँ इस बात का कि अन्याय तो होता है। जैसे जिसके साथ में कांग्रेस समझौता करती है वो मजबूत हो जाते हैं, और बीजेपी जिसके साथ समझौता करती है वो खत्म हो जाते हैं। अकाली दल का सत्यानाश हुआ, जनता दल यू सत्यानाश, 100 सीट वाली 45 पर आ गए, 45 विधानसभा। शिवसेना का सत्यानाश किया है, और कांग्रेस के साथ उल्टा होता है। तो या तो कहा जा सकता है कि सिंपल जंटिल, या तो कहीं ना कहीं है, इसको दुरुस्त करना पड़ेगा। नहीं, अभी आप इस मंच से लगातार यही सफाई दे रहे थे कि कांग्रेस ने कभी अंबेडकर का अपमान नहीं किया, सम्मान किया। कांग्रेस ये जब से 60 के दशक की राजनीति से लेकर आज तक यही सफाई दे रही है, जनता को ये सफाई समझ में नहीं आ रही है। तो क्यों न शशि थरूर जैसे दूसरे नेता या ज्योतिरादित्य सिंधिया जो छोड़कर चले गए, वो क्यों न राहुल गांधी के लीडरशिप पर सवाल उठा दें? 10 साल से तो फ्री हैंड मिला हुआ है, क्यों नहीं देश की जनता को समझा पा रहे हैं कि असल दलित हितैषी कौन है? आपके सवाल से दो बातें निकलती हैं। कांग्रेस वास्तव में समझाने में असफल रही। 4 दशक से काशीराम जी के बाद मायावती जी, सारा चीज हमले दर हमले होते रहे। कांग्रेस की तरफ से कभी खंडन नहीं हुआ, ये बात सच है। कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अपना बचाव कांग्रेस नहीं कर पाई। सब कुछ उनके लिए करते हुए नहीं कह पाए कि किया हमने, तो उसका तो घाटा तो देख ही रहे हैं सामने। और जिन्होंने कुछ नहीं किया उन्होंने वोट बटोर लिया। तो बात इस बात का है कि एक बार आप झूठ बोले, उसको 100 बार 200 400 बार बोलते ही जाइए सच हो गया। तो कांग्रेस की दशक में गलती हुई थी, इसलिए इस गलती को सुधारने के लिए मैं काम करना शुरू कर दिया हूँ कि ये फ्रॉड हैं, ये केवल सपना बेचते हैं, ये भ्रष्ट हैं और अवसरवादी हैं,
और बीजेपी के बी टीम है, 3 बार बीजेपी के साथ सरकार बनाया इन्होंने, और कहते हैं मनवादियों के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, हमको तो इतना तो समझ में आ रहा है कि आप काम पर लगे हुए हैं और राहुल गांधी का आपको फुल सपोर्ट है। जिस तरह की बातें अभी तक हुई, एक बात जो आप और कह रहे थे कि अकेला राहुल गांधी लड़ रहे हैं कांग्रेस में और बाकी जो वरिष्ठ नेता हैं जो 10-10 साल तक सत्ता की मलाई खाया है जिन्होंने यूपीए राज में, वो उनका साथ नहीं दे रहे हैं। कौन है ऐसे लोग? क्या कुछ संघ के एजेंट आ गए हैं नहीं कांग्रेस में? देखिए, ऐसा है, वो तो कुछ स्लीपर सेल भी है, ये नहीं कि सारे नहीं ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर तो बैठे हुए हैं। अरे भाई, जो 10 साल मिनिस्टर रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, अब उन्हें निकल पड़ना चाहिए। जब देखता हूं यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, जब मैं बात वहां पर लखनऊ में किया, ऐसे नहीं, मेरे बयान की वजह से नहीं भड़की हैं वो, ये मत समझिए, इतना बुद्धिहीन कोई नहीं होता कि मैंने बयान दिया भड़क गए। हमने असली जगह पर चोट मारा है कि सारा जो रहा सही है भी उड़ जाएगा इनका। अमित मालविया जी आईटी हेड में 1:30 बजे रात ट्वीट किया है इनके लिए और मेरे खिलाफ में। उसके बाद में शाहनवाज जो स्पोक्स पर्सन है, साजिया इल्मी, फिर अपने एलआई को भी लगा दिया, अपना दल, जेडीयू, वो सब हमारे ऊपर हमला किया और मायावती जी के साथ खड़े हो गए। तो मायावती जी क्या खुद अपने में सक्षम नहीं हो? उन्हें मालूम है कि मायावती जी कमजोर होंगी तो बीजेपी को जो परोक्ष लाभ मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, इसलिए बीजेपी की बी टीम है, इससे सत्यापित होता है। आप इससे मना ही नहीं कर सकते। पूरा कैंपेन तो यही चला ना 2024 के चुनाव का, इंडिया अलायंस का, कि ये संविधान बदल देंगे, ये आरक्षण खत्म कर देंगे। इतना सब कुछ, अंतिम बात आप लोगों ने तो कह दी ना कि आरक्षण खत्म कर देंगे, तो भी मोदी जी को 240 सीट मिल गया। अब क्या कहेंगे दलित समाज? देखिए, ऐसा है, सांगठनिक रूप से जो मशीन तैयार की है आरएसएस बीजेपी में, उस मशीनरी का मुकाबला बहुत मुश्किल है, और कांग्रेस में संगठन बहुत कमज़ोर है, संगठनात्मक तौर से उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि आप एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जो मोदी जी को चलना सिखाए, जो शीर्ष पर थे 2014 में, आज वो दिखाई पड़ रहे हैं। संगठन के अंदर 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, महीने के अंदर वो फेंट देते हैं। उत्तर प्रदेश ले लीजिए, दिल्ली में देखिए, हर्षवर्धन कभी नेता हुआ करते, विजय गोयल, आरती मेहरा और तमाम मल्होत्रा जी, एक दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस में जो एक बार नेता बन गया वो बना ही रहता है, चाहे उसका 4 वोट हो या न बात हो, लेकिन अब एक्शन लेना शुरू किया। खड़गे जी ने कहा इस बात को कि जिसके पीछे अकाउंटेबिलिटी फिक्सअप होना चाहिए, और जो रिजल्ट न्यायिक कमेटी न बना पाए उसके अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स, लिबरल है, ये इतना लिबरल हुए उसका नुकसान हुआ, लिबरल हुआ। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि टाइमली एक्शन, रिस्ट्रक्चरिंग जब तक नहीं होगी, अब एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी सबको भागीदारी देना पड़ेगा। अब बीजेपी ने क्या किया, अपना दल मिला दिया, कुर्मी वोट मिला दिया, निषाद वोट लिया, उधर से ले लिया, अभी कुशवाहा वोट ले लिया, हर जातियों का वोट इन्होंने ले लिया, एक सीट दे दिया, बाकी जाति का उसके पीछे उसकी जाति आ गई, जाति का वोट बैंक आ गया। तो सर, ये तो बीजेपी की ताकत है ना कि वो दूसरे पार्टियों को मिला ले रही है अपने साथ, आपके तो दोस्ती छिटक जा रहे हैं। नहीं, उसकी ताकत नहीं कह सकते, उनका राजनीतिक ताना बाना कि भैया एक छोटी दल है, कोई एक सीट, एक मिनिस्ट्री दे देंगे तो क्या जाता है, लेकिन इसके पीछे वोट तो आ गया पूरा जाति का। ये उन्होंने राजनीति करी, वो जो कांग्रेस नहीं कर पाई। उदित जी, थोड़ी सी बात दिल्ली की भी कर लेते हैं। अभी आप बीएसपी मायावती की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि 22 में उनको 1 सीट मिली। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने हैट्रिक लगा ली है 0 की। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की क्या रेलेवेंस है, या फिर दिल्ली में जिस तरीके से राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, कोई प्लान है कांग्रेस पार्टी का दिल्ली को लेकर? नहीं, दिल्ली में देखिए कांग्रेस जिम्मेदार है। अब मैं खुद चुनाव के दौरान कहता रहा कि अपना अलग नैरेटिव सेट करो, जो नैरेटिव लोकसभा का था वो नैरेटिव दिल्ली में होना चाहिए था। अब दिल्ली में कांग्रेस बीजेपी का नैरेटिव अपना फिक्स है, अपना हिंदू मुसलमान जो भी कुछ होता है,
आम आदमी पार्टी का लाभार्थी नैरेटिव है। इनका नैरेटिव तो होना चाहिए था। मैंने ये देखा कि कैंडिडेट्स 100% कैंडिडेट, प्रचारक, कार्यकर्ता, प्रदेश की कार्यकारिणी प्रभारी वगैरह, वो बात उनके जुबान पे आती ही नहीं थी। सामाजिक न्याय की, जाति जनगणना की, आरक्षण सीमा 50% बढ़ना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ में, और बैकलॉग भर्ती के खिलाफ। आप थर्ड नैरेटिव बिल्डअप नहीं कर पाए, और संगठनात्मक रूप से कमजोर तो है ही है। और दूसरी बात है कि पूर्वांचली संगठन नहीं है, और जो दलितों के बीच में है वो भी संगठन नहीं खड़ा है। तो इन परिस्थितियों के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस को इन कमियों को दूर करना पड़ेगा, वरना रिजल्ट इसी तरीके से आएंगे। हम सुन रहे थे चुनाव के वक्त राहुल गांधी जो हैं वो लगातार दिल्ली यूनिट को डायरेक्शंस दे रहे हैं कि आप तैयारी कीजिए, नेताओं को जनता के बीच लेकर जाइए, लेकिन खुद राहुल गांधी बीच में सीलमपुर की रैली के बाद जो हैं वो नदारद हो गए और उसके बाद बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर आए। इसके अलावा एक और चीज़ उदित जी, वो ये कि आप पर मायावती ने ये आरोप लगाया कि दिल्ली में आप बीजेपी की बी टीम बन गए, अरविंद केजरीवाल को आपने हरा दिया। एक तरफ आप, मुझे याद आता है जब लोकसभा का चुनाव था तो आप अरविंद केजरीवाल के साथ थे, चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल जो हैं वो आपके लिए अपील कर रहे थे। अगर आज राहुल गांधी चुनाव न रहें, कांग्रेस न खड़ी हो, तो बीजेपी के सामने कोई है पूरे देश में? तो मैं यह कह रहा हूं कि बी टीम कांग्रेस कभी बीजेपी की हो सकती है? अरे मुख्य विपक्षी पार्टी ही यही है। तो ये तो झूठ बोलने का काम, महा झूठ का काम मायावती जी का होता रहता है। ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस की अपनी इंटरनल वीकनेसेस रही हैं जिसके वजह से ये हुआ है, और जो एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस की तरफ आना चाहिए वो नहीं है। वो कांग्रेस का वोट गया बीजेपी की तरफ जुड़ा है। 8% वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया, 2% इधर आया, तो हमारा वोट बीजेपी में गया, हमारी कमजोरी रही। लेकिन अगर कोई गठबंधन हो जाता आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का, आपको लगता है कि इससे इंडिया अलायंस को फायदा होता है, या फिर इससे कांग्रेस पार्टी की भी कहीं ना कहीं कोई सीट ही मिल जाती, उन्हें कोई खाता खुल जाता? केजरीवाल जी ने पहले ही मना कर दिया था कि कोई गठबंधन नहीं होगा। अच्छा उदित जी, एक और चीज़ जो अभी लेटेस्ट दिल्ली में कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है वो ये कि जो मुख्यमंत्री का ऑफिस है वहाँ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फ़ोटो और शहीद भगत सिंह की फ़ोटो अब नहीं है वहाँ पर, वो फ़ोटो हटी है वहाँ से, और वहाँ पर अब जो फ़ोटो लगी है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की फ़ोटो लगी है, महात्मा गांधी की फ़ोटो लगी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ़ोटो लगी है, जिसे आम आदमी पार्टी अब ये कह रही है कि बीजेपी सरकार जो है वो दलित विरोधी है। आपका क्या रिएक्शन? बीजेपी, आम आदमी पार्टी जितना दलित विरोधी है उतना बीजेपी भी नहीं है। ये इतने मक्कार और धूर्त हैं। ये केवल फोटो अंबेडकर का और शहीद भगत सिंह का फोटो दिखाकर वोट ले रहे थे। भाई डॉक्टर अंबेडकर की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं उनको केवल इनके समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल ने केवल पढ़ा था और उसी आधार पर इस्तीफा ले लिया। इनकी जो टीम अरविंद की 9 टॉप लीडर हैं उसमें एक भी दलित पिछड़ा नहीं है। तो ये जो फोटो रखा था, ये इनसे बड़ा कोई ड्रामेबाज नहीं हो सकता। इतना भयंकर ड्रामेबाज दुनिया में कोई, कि नेताओं को एक पास में बंगलो नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी जनता के पास होना चाहिए, हमारे पास नहीं होना चाहिए, छोटी गाड़ी में चलना चाहिए। अब सब उल्टा किया, तो इनकी क्या बात है? वो फोटो दिखाने के लिए होता है आम आदमी पार्टी का। ये बहुत ही सर्वाधिक क्षति अगर इन्होंने किया तो सिरूकाश का किया, पंजाब में कर रहे हैं, यहाँ भी किया है। बीजेपी चूंकि एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है, लंबा चलना है, उसकी अपनी प्रॉस कॉन्स है। ये तो महा ही एक तरह से बार्टर सिस्टम चालू कर दिया था। लो भाई, हमें आपको बस में जाने की सुविधा दे रहे हैं, आप हमें वोट दे दीजिए, बिजली पानी हमने सस्ता कर दिया, वोट दीजिए। ना कोई आइडियोलॉजी, ना कोई फ्यूचर, ना कोई डेवलपमेंट। वेलफेयर स्कीम होना चाहिए, इसका मैं विरोध नहीं करता हूँ, समर्थक ही हूँ, लेकिन ऐसा कोई पार्टी चलती कभी कि बार्टर सिस्टम?
अच्छा, कांग्रेस की मैं एक बात करूँगी आपसे, क्योंकि कांग्रेस लगातार अब विधानसभा के चुनाव हार रही है। हरियाणा में हार गई, महाराष्ट्र में हार गई, दिल्ली में हार गई, लेकिन अब सामने बिहार का चुनाव है, उसके बाद असम, केरला, कई और चुनाव भी हैं। हाल में हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी अब थोड़ी सक्रिय हुई है अपने संगठन को लेकर। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में एक बैठक भी बुलाई गई। प्लान ऑफ एक्शन क्या है राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी का? एक बहुत बड़ी चीज हुई है भारत के राजनीति के संबंध में, शायद आपको नोटिस नहीं हुआ। जब मोदी जी और ट्रंप की मुलाकात हो रही थी तो उस समय ईवीएम से चुनाव होना चाहिए कि बैलेट पेपर से, कोई विषय तो नहीं होता दो देशों के बीच। क्या इशारा किया ट्रंप ने कि बैलेट पेपर से ही ईमानदारी से चुनाव हो सकता। तो ये महाराष्ट्र में और हरियाणा में भारी गड़बड़ी किया है, बेईमानी से चुनाव जीते हैं। अरे भाई, आप चुनाव मतदान के बाद दूसरे दिन आप जाकर के आंकड़ा डिक्लेयर करते, पहले तो ऐसा नहीं होता था। और एक बात है, राहुल जी का वो सवाल जो पूछा कि लोकसभा विधानसभा के मध्य में बीच में 39 लाख वोटर महाराष्ट्र में कैसे जुड़ गए, उनका लिस्ट इलेक्शन कमीशन नहीं दिया। तो ये बेईमानी से चुनाव जीत रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में आ चुका है। ये मत समझे कि बीजेपी अपने बूते जीत रही है। मायावती को लेकर जो आपने स्टैंड लिया, आपने जो बयान दिया, राहुल गांधी के कहने पर दिया है आपने, या उनसे किसी तरह का आपको ग्रीन फ्लैग मिला है कि गो अहेड, क्योंकि यूपी में कांग्रेस तलाश रही है कोई ऐसा वोट बैंक जिसके जरिए आप अखिलेश यादव से मजबूती से निगोशिएट कर पाए? नहीं, देखिए, मैं साफ कह देना चाहता हूँ, अगर कहा होता पार्टी ने तो मैं बता भी देता, लेकिन वहाँ पर सामाजिक संगठन का मीटिंग हुई और जस्टिस सभाजीत यादव के इनिशिएटिव में वो 2 साल से कह रहे थे कि यूपी आपको आना चाहिए, तो मैं यूपी में शुरुआत किया। तो 16 फरवरी को वहाँ पर डोमा दलित ओबीसी माइनॉरिटी की मीटिंग हुई, 17 को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभाजीत यादव जी भी बैठे थे, हम लोग बैठे थे। इसमें कांग्रेस का लेना देना नहीं था। हमारा एक सामाजिक पहला एक पहलू है, संगठन चलता रहा, कांग्रेस ने नहीं कहा, लेकिन कांग्रेस को अब हमें सपोर्ट करना चाहिए, बैकअप करना चाहिए। राहुल गांधी से भी समर्थन मांगेंगे आप? मांगेंगे, बिल्कुल मांगेंगे, वो करना चाहिए, क्योंकि पार्टी के हित में है, देश के हित में, संविधान के हित में है। आपको ये भी लगता होगा ना कि जो मायावती के कोर वोटर है, जो अब तक उनके साथ हैं इतने बुरी स्थिति में भी, अगर वो कांग्रेस की तरफ देखने लगेंगे तो आप अखिलेश यादव से ज्यादा सीटें भी मांग पाएंगे? नहीं, ऐसा तो देखिए, अभी तो टाइम लगेगा। उनका वोटर परसेंटेज बहुत हाई लेवल पे है, उसको पिकअप करने में समय लगेगा, कांग्रेस को बिल्डअप करने में समय लगेगा। हम 2.5-3% की पार्टी है, वो ज़्यादा है। मैं ऐसी बात नहीं कहूँगा जो प्रैक्टिकल ना हो। शशि थरूर के साथ क्या हो रहा है पार्टी में आप लोगों की? क्यों उनको आप लोग इतना अलग थलग कर दिए हैं कि वो एक वक्त राहुल से के साथ दिखते हैं, फिर कहीं नहीं दिखते हैं, बयान ऐसे आते हैं, ऐसा लगता है कि पार्टी में ही सब कुछ ठीक नहीं है। और कौन लोग हैं जो शशि थरूर को बाहर देखिए, शशि थरूर शायद खुद रास्ता खोज रहे होंगे, तो नहीं कहा। अब ट्रंप और मोदी की मुलाकात में भारत को क्या मिला? अरे, मोदी जी ब्रिक्स का अपना सबसे बड़ा नेता मानते हैं चीन के बाद, और उछल उछल करके उसकी राजनीति करते हैं, बड़ाई करते हैं और भाग लेते हैं। ट्रम्प बैठा करके वहीं कह रहा कि ये ब्रिक्स मर गया है, ब्रिक्स के लोग कांप रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं, गाली दिया। मोदी जी वहाँ चुप बैठे हुए हैं, प्रतिकार नहीं करना चाहिए? क्या किया? और फिर उसके बाद में तेल खरीदने की बात है कि वहाँ से ऑयल खरीद, एक कबाड़ खरीदने की बात आई। एलन मास्क ने कहा था F-35 कबाड़ है। उस मीटिंग को आप कह रहे हो कि अच्छी मीटिंग है, शशि थरूर जी कह रहे हैं, जबकि बीजेपी के अंदर के कुछ लोग हैं असहज है कि आखिर में हुआ क्या। अमेरिका में मोदी जी को एक तो जाना नहीं चाहिए था, अब वो आदमी शायद ट्रम्प चिढ़ा हुआ है, इनको बुलाया नहीं, फिर भी जबरदस्ती प्रोग्राम बना के चले गए। क्यों चले गए भाई? वहाँ पर क्या बात थी? गए थे तो वहाँ पर देश की बेइज्जती कराने चले गए थे? अरे, ऐसा बैठा के कोई डांटता है? और उसके बाद में भी हथकड़ी और बेड़ी लगे हुए हमारे नागरिक आ रहे हैं। इतना तो कोलंबिया का प्राइम मिनिस्टर नहीं बर्दाश्त कर पाया। इतनी बेइज्जती वाली मीटिंग थी और कह रहे हैं, शशि थरूर कह रहे हैं कि अच्छा रहा।
कौन जस्टिफाई कर सकता है भाई? क्या मिला भारत को? रसिया से तेल हमें सस्ता मिल रहा है, अमेरिका जब देगा महंगा देगा। आपने क्या किया? अब बांग्लादेश में पाकिस्तान और बांग्लादेश से कभी ट्रेड नहीं शुरू हुआ था, ट्रेड शुरू हो गया, आर्मी एक्सचेंजेस शुरू हो गया। आपने क्या किया इस देश के बारे में भाई? सत्यानाश कर दिया आपने। मतलब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में मोदी मोदी हर जगह जाके करा रहे हो और अपने देश को पिटवा रहे हो। बेइज्जती नहीं हुई भारत की? बैठा के वो कैसे कह दिया कि ब्रिक्स मर गया, थर थर कांप रहे हो? ब्रिक्स का हिस्सा भारत है। कैसे शशि थरूर ने कह दिया कि अच्छी मीटिंग अच्छी थी? शशि थरूर कहीं बाहर का रास्ता देख रहे हैं आपको, ऐसा आप लोगों को ऐसा लग रहा है? मैं ये नहीं कहता हूं कि बाहर का देख रहे हैं, हमारे पार्टी ऑफ डिफरेंसेस हो, तो खड़गे जी के खिलाफ में चुनाव भी लड़े थे और उसके बाद में एमपी बने। ये तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि बाहर का रास्ता देख रहे हैं। आपकी मेल मुलाकात है शशि थरूर जी से? मेरी? हाँ। मेरे दोस्त हैं भाई, हम लोग बातचीत करते रहते हैं। तो अपने दोस्त के लिए इतने कटु शब्दों का मैं इस्तेमाल- दोस्त के लिए कहाँ कटु शब्द कहाँ बोल रहा हूँ? लेकिन अगर मैं भी कटु शब्द नहीं बोल रहा हूँ, सच्चाई बोल रहा हूँ। अब ट्रंप और मोदी की मीटिंग को आप अप्रिशिएट कर रहे हो, तो उस सच्चाई को किस बात पर आप अप्रिशिएट कर रहे हो बताइए? अच्छा उदित जी, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आपके बारे में थोड़े से मेरे मन में सवाल हैं। संसद को मिस करते हैं बैठना वहां पर? मैं हाँ? ना, मैं संसद में कोई एमपी ऐसे एक्स एमपी नहीं होगा जो कि न जाता होगा, सेशन चलता। मैं इस सेशन में गया नहीं, पिछली बार सेशन में। मैं बड़ा बिजी आदमी हूँ, अपना काम करता रहता हूँ। आपको लगता है कि कांग्रेस में आना आपका सही फैसला था? देखिए ऐसा है, बिल्कुल सही था। अगर आइडियोलॉजिकल मतलब है कि कंफर्ट जोन है, जो वैचारिक स्तर पर जो हमें हमसे जो चीज़ मिलती है कांग्रेस से मिलती है, तो नेचुरली तो 14 से 19 का कार्यकाल बीजेपी के सांसद के तौर पर कैसा रहा आपका? जब सुबह मैं निकलता था संसद जाने के लिए तो मेरे पाँव भारी हो जाते, तो मन भारी हो जाता था। अपने जीवन आज मैं आपको बता रहा हूँ, और कहता था यार इन अनपढ़ो, ये पुराने साल 2000-3000 वर्ष की बात लेकर चल रहे हैं, क्या देश को आगे चलाएंगे? मैं उनके बीच बैठूं? फॉरवर्ड लुकिंग नहीं साहब। कहाँ फॉरवर्ड लुकिंग? हालत क्या होगी देश की आप देख लीजिए। मैं चाइना भी विजिट करके आया। अरे वो दुनिया का 33% प्रोडक्शन वो कर रहा है, आप 2.5% पर है। आप कहते हैं हम विश्वगुरु बन रहे हैं। आप ढकेल रहे हैं पूरी जनता को 2000 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले कि यहाँ मस्जिद है, यहाँ ये है वो। क्या है देश चला रहे हो भाई? ऐसे देश चलता है? सिंगापुर, दुबई, ये सब हमारे बाद में। चाइना कभी हमसे 40 साल पहले ही एक पीछे था। उसमें इंक्लूड हम अपनी कांग्रेस पार्टी को भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर ये तो पूरा बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने 10 साल। पीछे देखना, पीछे देखो, पीछे देखो, सारा चीज देखो। स्वर्ग था, सब कुछ था। ये वर्तमान की भी निंदा और भविष्य का तो कबाड़ा हो गए। वो झगड़े से झगड़ा करते रहो, मुसलमान हिंदू ये वो, और ये सारा चीज पाखंड फैला करके कौन देश तरक्की कर सकता? विदाउट वैज्ञानिक सोच के, विदाउट टेम्परामेंट के, और आप यू कैन नॉट टेक द कंट्री अहेड। संभव नहीं। सर, चूंकि चीन का जिक्र किया आपने, तो मैं एक सवाल पूछ लेता हूं। बीजेपी अक्सर ये आरोप लगाती है कि कांग्रेस ने अपने स्तर पर चीन के साथ जो समझौते किए थे, वो क्या समझौता था उसके बारे में कांग्रेस कभी बोलती क्यों नहीं है? जिस एक तस्वीर आपने भी देखी होगी जिसमें सोनिया गांधी भी हैं और अब राहुल उस गांधी डिबेट में जाएंगे तो बड़ा भटक जाएंगे, क्योंकि वजह फिर अभी 90 गांव बसाए गए हैं अरुणाचल में, और फिर लद्दाख में क्या हो रहा है, प्योंगयांग में क्या हुआ है, ये सब जाएंगे ना तो नहीं। तो वो समझौता क्या था? ये क्या समझौता था बताए ना, क्या समझौता है? वही तो बीजेपी पूछती है आप लोगों से कि बताना चाहिए ना कि तो किस तरह का सीक्रेट समझौता था। उनका क्या समझौता है कि जब से हमारे सैनिक शहीद हुए, 6 शब्द, 3 शब्द मोदी जी के जुबान पे नहीं आए, एक बार नहीं आया। चीन का एक शब्द नहीं है। क्या डर है ये बताएं? एक शब्द नहीं है, एक बार चीन का नाम उनके जुबान पे नहीं है। अरे नाम ही ले लो भाई। उदित जी, एक आखिरी सवाल मेरे तरफ से है आपके लिए।
आप पर बहुत विवादित बयान देने के आरोप लगते रहते हैं। इस तरह के बयान ईवीएम्स को लेकर जो आप लोग आवाज़ उठाते रहते हैं, नहीं लगता है कि आप लोग राहुल गांधी की परेशानी बहुत बढ़ा रहे होते हैं? राहुल गांधी ने आप लोगों से ये कहा हुआ है कि ईवीएम के बारे में चर्चाएँ जारी रखिए या इस तरह के नैरेटिव को ज़िंदा रखना है, कोई खास इंस्ट्रक्शंस हैं आप लोगों को कांग्रेस से या आप लोग अपने मन से करते हैं, फिर आप देखते हैं सोशल मीडिया पर किस तरह से या पब्लिक परसेप्शन में किस तरह से परेशानी बढ़ जाती है कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए? देखिए, ऐसा है कि ये जो सवाल ईवीएम के खिलाफ हम लोग उठा रहे हैं, ये बीजेपी ने कई साल तक उठाया और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट गए। जीएल नरसिम्हा ने किताब भी लिखी और सुब्रमण्यम स्वामी और अडवाणी जी ने और मोदी जी ने भी कहा कि ईवीएम से बेईमानी हो रही। वही चीज़ हम कह रहे हैं, तो इसको आप विभाजित कहते हो। एक बात है। दूसरी बात है कि ट्रंप ने ये कहा कि उनका अंकल है 41 ईयर्स थे, MIT में के प्रोफेसर है, और एलन मस्क से मुझे नहीं लगता ज़्यादा कोई इस समय टेक्नोलॉजी का मास्टर होगा। उन्होंने कहा कंप्यूटर के जरिए ये फेयर नहीं हो सकता, पेपर बैलेट से होगा। तो उन्होंने भी विवादित बयान दे दिया। या जितने, चाहे नॉर्वे हो, जर्मनी हो, तमाम सारे कंट्रीज ने, जापान हो, जिन्होंने पहले ईवीएम से चुनाव लड़ना शुरू किया था, अब सब ने त्याग कर दिया। तो यहाँ किस लिए है भाई? तो इसको, सच को बोलने के लिए विवादित बयान कैसे कहा जा सकता? नहीं तो ऐसे तथ्य आप लोगों को नहीं लगता है कि मांग लेने चाहिए एलन मस्क से, किसी स्तर पर कोई बातचीत हो जाए कि उनके क्या फैक्ट फाइंडिंग है जिसमें ये कहा जा सके कि आप लोग यहाँ पर लाके प्रूव करिए। कम से कम आपको ये मालूम तो है ना कि पूरी लड़ाई वोट की है, ताकि आपकी बात को प्रबलता से लागू किया जा सके। उसके लिए जनता के बीच में भी तो आपको मैंडेट चाहिए। जून 2019 में वेगास में हैकर्स की मीट हुई थी, आप जाके चेक कर लीजिए। और वहाँ पर ईवीएम मशीन जो बनती है वो ये ऐसा नहीं है, ओपेक नहीं है। सारे हैकर्स अपनी मशीन लेके आए थे। उसके बाद में सारे हैकर की मशीन को तोड़ दिया, हैक कर दिया, सब हैक हो गई। अमेरिका में हर साल हैकर्स की 2 साल 1 साल में मीट होती, चैलेंज करते हैं मशीन बनाने वाले टेक्नीशियन, हमारी मशीन को देख लो, हैक करके देख लो। यहाँ होता है। यहाँ तो जब चुनाव आयोग बुलाता तो कहता दूर से, और वहाँ हैकर्स को दे देते हैं 24 घंटा के लिए, घर पे ले जाओ, वहाँ से करके तोड़ कर हैक करके लाओगे तो भी मान लिया जाएगा। यहाँ पर होता है। अब चेक कर लेना, हैकर्स मीट अक्सर अमेरिका में होती है। वैसे तो बहुत सारे सवाल हो गए डॉक्टर उदित राज, लेकिन एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में एक सवाल शायद रह गया कि जब हम लोगों ने आपसे मायावती की रेलेवेंस पे बात पूछी तो आपने 2014 से लेकर 2024 तक के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के नतीजे बताए कि क्या हाल है मायावती की पार्टी का और क्या ही रेलेवेंस बची है। थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। 2014 में मायावती का 19% वोट, कांग्रेस का 7% वोट। 2017 में मायावती का 22% वोट, कांग्रेस का 6% वोट। 2019 के लोकसभा में मायावती का 19% वोट, कांग्रेस का 6% वोट, राउंड फिगर में बोल रहा हूं। 2022 के विधानसभा मायावती का 13% वोट, कांग्रेस का 2% वोट। 2024 का लोकसभा दोनों पार्टियों का 9% वोट। तो फिर कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में कोई रेलेवेंस बची है क्या? कांग्रेस पार्टी उत्तर भारत में और उत्तर प्रदेश में खास तौर से बहुत कमज़ोर है, लेकिन ये पार्टी, ये राष्ट्रीय पार्टी है। टोटलिटी में अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए, हमारा रेलिवेंस है, हम ही विपक्ष में हैं। उत्तर प्रदेश में हम बहुत रेलिवेंट नहीं, ये मैं बात को मानता हूँ। और बीएसपी उत्तर प्रदेश की ही पार्टी है, बाकी जगह हो गई है ख़त्म। तो जिसका अब हमारा तो प्रेजेंस पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में है, इनका प्रेजेंस केवल उत्तर प्रदेश में है। उस परिप्रेक्ष्य में हमने बोला। चलिए, बिल्कुल सही बात। तो हमने एक लंबी बेबाक एक बातचीत की डॉक्टर उदित राज से,
जो खास तौर पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को लेकर अपने एक बयान के बाद चर्चा में रहे थे। 3-4 बातें अगर मैं पूरा इस 1 घंटे की चर्चा को समेटना चाहूँ, तो डॉक्टर उदित राज का कहना है कि मायावती और आकाश आनंद के जो पलटवार हैं उनके ऊपर, या बीजेपी के भी, वो इस सिर्फ एक बयान की वजह से नहीं है। वो लोग जानते हैं कि वो खुद डॉक्टर उदित राज अगर उत्तर प्रदेश में राजनीति पर आ गए तो दलित वोट को खींचकर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ले आएंगे। ये एक खतरा है उनको। दूसरा खतरा है कि, दूसरी बात है कि डॉक्टर उदित राज का आरोप है कि मायावती को दलितों की चिंता है नहीं, वो उन्हें सपने दिखाती हैं और अपना फायदा करने में लगी रहती हैं। तीसरी बात यह है कि बीजेपी से डरी हुई हैं, वो कोई गठबंधन नहीं करेंगी, भले ही कांग्रेस, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा, पुरानी बात, अगर आगे भी ऑफर करेगी तो नहीं करेंगी क्योंकि बीजेपी से डरी हुई हैं। और चौथी सबसे अहम बात कि मायावती की पार्टी की अब कोई रेलेवेंस, कोई प्रासंगिकता राजनीति में रह नहीं गई है। हम आपको बता दें दोस्तों कि चूंकि हमने डॉक्टर उदित राज से बात की है, आप अगर मायावती, आकाश आनंद और बीएसपी से जुड़े हुए एक्स हैंडल्स पर जाएंगे तो वहां उन्हें आप उनके तर्क मिलेंगे। और हम आपसे ये भी कहते हैं कि अगर बीएसपी का कोई नेता हमारे मंच पर आकर अपनी बात कहना चाहे, डॉक्टर उदित राज के तर्कों को काटना चाहे, तो उन्हें भी हमारा पूरी तरह से निमंत्रण है, वो आएंगे तो वो भी दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल आज तफसील के साथ अपनी तमाम बातें कहने, अपने तर्क रखने के लिए डॉक्टर उदित राज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मंच पर आपसे जो बातचीत हमने की, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं कि आपको इस 1 घंटे की बातचीत के बाद आपका क्या कहना है हमारे बारे में? बहुत अच्छा लगा मुझे, सारे सवाल अच्छे थे, और जिसका मन साफ हो और जिसका जर्नी एकदम साफ हो, उसे किसी चीज़ से तकलीफ नहीं होगी, झुंझलाहट नहीं होगी। मुझे बड़ा अच्छा लगा, सच में बता रहा हूँ कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा ये लगा कि मुझे जवाब देने का समय आपने दिया, जो नॉर्मली होता नहीं। नहीं, बिल्कुल। आगे भी चूंकि पॉलिटिक्स लगातार करवटें बदलती हैं, नए मुद्दे आएंगे, नए विषय आएंगे, हम आगे भी आपको अपने इस मंच पर आमंत्रित करते रहेंगे। आज हमारे साथ इस चर्चा में शिरकत करने के लिए, अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।